सभी को अंशुमान पांडे का नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से आपका वीडियो रोक दिया गया था, थोड़ी सी तबीयत खराब थी मेरी और कुछ काम पड़ गया था, इसके वजह से आज से आपका वीडियो रेगुलर मिलता रहेगा। और आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है घनीय जालकों के गुण। मैंने कोशिश की है कि जितने भी पिछले टॉपिक मैंने आपको बताया था उस टॉपिकों को एक ही बिंदु के अंतर्गत ला देता कि आपको एक ही बिंदु पढ़ने के बाद कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। एक ही बिंदु पढ़ने के बाद आप एक ही टॉपिक पढ़ोगे और आपको पूरी संख्या का ज्ञान हो जाए, क्योंकि इससे कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आपके बोर्ड का जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है उससे एक दो क्वेश्चन पक्का है, एक तो कंफर्म है, एक तो कोई डाउट नहीं है। दूसरा, इस टॉपिक को पढ़ने से आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी हल कर सकते हो चाहो तो, क्योंकि मैंने इसमें फार्मूले को भी मेंशन कर दिया है, फिर जेड की संख्या को भी हमने मेंशन कर दिया है, इसलिए आपको दोनों फायदे होंगे अगर आप इसको पढ़ोगे तो ध्यान से। आप ये मत सोचो कि आपका कुछ दिनों से वीडियो रुका था, बस ये सोचो कि कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसके वजह से आपका वीडियो रुक गया था, अब फिर कंटिन्यू हो गया। आज से फिर आपको रेगुलर मिलते रहेंगे और 2 से 3 दिन के अंतर्गत ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इस चैप्टर को निकाल दिया जाएगा और उसके बाद 1-2 दिन के अंतर्गत इसका न्यूमेरिकल भी करा देंगे हम अलग वीडियो डाल के। हो सकता है तो आज ही डाल करके इसका न्यूमेरिकल भी मैं आपको सॉल्व करा दूँ, फिर हम अगले सप्ताह से अगला चैप्टर पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में। ठीक, आइए देखते हैं। तो कहता है कि अगर घनीय जालकों के हम प्रॉपर गुण को एक पास अगर ले तो हम पहले गुण को अगर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने बोला एकक सेल का आयतन, तो आप याद रखना है आपको कि सरल घनीय एकक सेल के लिए सरल घनीय में बात किया जाए तो एकक सेल में आयतन a क्यूब होता है, क्योंकि आप तो जानते ही हो कि जो उसका भी होता है a इंटू बी इंटू सी किसी भी घन का, लेकिन भुजाएं जो होती हैं सारी बराबर होती हैं, तो आपने बोला था a इंटू ए, इसके हिसाब से आपका आया था a क्यूब, आपको बताया गया था पहले ही। तो सरल घनीय एकक सेल में a क्यूब होता है आयतन, अंतर में भी एक ही होगा और फलक केंद्रित में भी एक ही होगा, मतलब कि a क्यूब ही होगा। तो क्या कहता है कि एकक सेल के लिए घनीय एकक सेल के लिए आयतन की संख्या a क्यूब a क्यूब a क्यूब। प्रति एकक सेल में परमाणुओं की संख्या, तो सरल घनीय में आपको बताया गया था कि परमाणुओं की संख्या 1 होती है, देखिए मैंने मेंशन कर दिया है। अंतर केंद्रित में 2 होती है, आपको याद होगा जो सेंटर पे रखा था मैंने। फलक केंद्रित में कितनी होती है? 4 होती है। फिर आधे एकक सेल का आयतन की बात किया जाए बाबू, तो आधे एकक सेल में ठीक वही चीज a क्यूब सरल है। फिर अंतर केंद्रित के लिए आधे के लिए a क्यूब बाई 2 और फलक केंद्रित के लिए a क्यूब बाई 4। ध्यान से, फिर से ध्यान से कहता है कि आपको पता है कि सरल घनीय एकक सेल के लिए अगर हम एकक सेल का आयतन ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा? a क्यूब बाई 1। एकक सेल के लिए मैं बोल रहा हूँ, आधे एकक सेल का मतलब क्या होता है? संख्या। ठीक, संख्या से आपको भाग देने हैं, तो आप जानते हो कि a क्यूब बाई 1 जो कि a क्यूब भी आएगा। फिर आप देखते हो कि अंतर केंद्रित में परमाणुओं की संख्या 2 होती है, उसका आयतन a क्यूब, तो a क्यूब बाई 2। फलक केंद्रित में परमाणुओं की संख्या 4, तो a क्यूब बाई 4। ठीक है बाबू। कहता है कि समन्वय संख्या क्या होती है? डू यू नो व्हाट समन्वय संख्या? मतलब समन्वय संख्या के बारे में मैंने बताया था कि गोलों की संख्या कितनी होती है किस में, तो आपको याद होगा कि समन्वय संख्या में मैंने सरल घनीय के लिए बताया था 6, फिर आपको याद होगा अंतर केंद्रित में 8, फिर बताया था फलक केंद्रित में बाबू 12। इसका मतलब कि इसमें 6 गोले मिलकर के भाग लेते हैं, बनाते हैं, इसको 8 गोले और इसके 12। फिर डिस्टेंस की बात किया था, आपको याद होगा कि मैंने आधे की लंबाई के बारे में बात किया था, आपको ऐसे आधे की लंबाई के बारे में जिक्र किया था। तो आपको याद होगा कि हमने इसको a से d से डिनोट किया था, तो d कितने के बराबर होती है बाबू? तो कहता है d जो होती है उसको हम a से डिनोट करते हैं। अंतर केंद्रित के लिए जो d होता है वो 3a/2, याद होना चाहिए आपको, 3a/2। और फलक केंद्रित के लिए कितना होता है? a/√2। फिर परमाणु त्रिज्या कितनी होती है? r बराबर a/2 सरल घनीय के लिए, अंतर केंद्रित के लिए r बराबर रूट में 3a/4 और इसके लिए फलक केंद्रित के लिए r बराबर a/3√2, सॉरी a/2√2। फिर संकुचन प्रभाव क्या होता है? संकुलन प्रभाव मैं आपको जस्ट पढ़ाऊंगा इसलिए, लेकिन मैंने टॉपिक को लिया तो उसने बता दिया है। तो अगर सरल घनीय के लिए संकुलन प्रभाव देखा जाए बाबू तो π/6, अंतर केंद्रित के लिए क्या होता है? π/6 × √3 और फलक केंद्रित के लिए √2 π/6 है, π/6√2। तो इतने बिंदु को अगर आप पढ़ लेते हो मेरे भाई, और इतने बिंदुओं को आप जान लेते हो तो आप इसके आयतन को जान लोगे, परमाणुओं की संख्याओं को जान लोगे, समन्वय संख्या को जान लोगे, उसके त्रिज्याओं के बारे में जान लोगे, दूरियों के बारे में। तो ये वाला टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इस चैप्टर में। इस टॉपिक को रटना हो तो रट लीजिए, प्रैक्टिस करना हो जितना मन करे उतना प्रैक्टिस करके इसको समझ लीजिए। टेक योर टाइम, 2 मिनट का समय देता हूँ, इसको तुरंत नोट करिए, फिर अगले टॉपिक के बारे में बात करता हूँ।
तो कहता है कि आयनिक यौगिकों में त्रिज्या अनुपात एवं सहसंयोजन संख्या। आइए देखते हैं कि क्या होता है त्रिज्या अनुपात, क्या होता है, मतलब त्रिज्या अनुपात किसे कहते हैं। पहली चीज तो हम समझेंगे कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं और उप सहसंयोजक संख्या किसे कहते हैं, फिर हम बात करेंगे त्रिज्या अनुपात के बारे में। ठीक ब्रो, तो क्या कहता है इसके बारे में, आयनिक यौगिकों के बारे में। आयनिक यौगिकों के बारे में सोच के देखिए, जैसा कि मैंने नाम लिखा है आयनिक, आयनिक का मतलब क्या हुआ, दो आयन होंगे। अगर दो आयन होंगे तो आयन तो 100% है कि वो अपोजिट नेचर के होंगे। तो अपोजिट नेचर के होंगे, इसका मतलब वो कौन कौन से आयन होंगे, या तो प्लस होंगे बाबू या माइनस होंगे। देखो अब जहां भी हो, जैसे मैं कुछ टॉपिक बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज बोलिए, बोलेंगे तो आपको उससे फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि अगर आप केवल देखते हो ऐसे वीडियो को तो उससे ज्यादा फायदा नहीं, उस समय केवल आपकी आंखें काम करती हैं, थोड़ा बहुत दिमाग। लेकिन जब आप बोलते हो तो आपका हियरिंग पावर, मतलब कान भी बोलता है, मतलब कान भी सुनता है जो आप बोलते हो, फिर आपका माइंड भी काम करता है, और जो आप देखते हो वो नजरों पे उतर जाता है। इसलिए जब मैं कुछ बुलवाने की कोशिश करूँ तो आप बोलो प्लीज, ठीक। तो कहता है कि यदि आयनिक यौगिकों के बारे में बात किया जाए बाबू, तो कहता है कि ये आयनिक जो यौगिक होंगे या दो चीजों से मिलकर के बने होंगे, प्लस या माइनस से। इसका मतलब ये है कि मैं यह कह सकता हूँ कि अगर कोई यौगिक है, अगर कोई यौगिक है, ध्यान से बाबू, कहता है कि यदि हम किसी यौगिक के बारे में बात करें तो किसी यौगिक के या फिर किसी पदार्थ के, आप इसे यौगिक भी बोल सकते हो बेटा, तो कहता है कि किसी यौगिक के प्लस के, मतलब धनायन बोल दीजिए आप इसको, धनायन के चारों तरफ ऋणायन या ऋणायन के चारों तरफ धनायन उपस्थित होता है, जिससे आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। इतनी बात समझ जाए। क्या कहता है बाबू कि अगर हम किसी, सोच के देखें, अगर कोई आयनिक यौगिक है बाबू, तो कहता है कि अगर किसी पदार्थ लिए हो, आप आयनिक पदार्थ लिए हो, तो उसके प्लस के चारों तरफ माइनस गिरा होगा। आप इमेजिन करके देखो कि जब तक प्लस और माइनस एक दूसरे के पास आए नहीं होंगे तो आकर्षण लगा नहीं होगा, और जब आकर्षण लगा नहीं होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वह कोई ठोस बनाया नहीं होगा, और जब कोई ठोस बना नहीं होगा तो आयनिक ठोस कहलाएगा नहीं। इसका मतलब साफ है कि प्लस और माइनस का खेल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर किसी भी ठोस के बारे में बात कर रहे हो, आयनिक ठोस के बारे में बात कर रहे हो, तो उस समय आयनों की जो संख्या है, आयनों का जो अनुपात है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहता है कि यदि प्लस के चारों तरफ माइनस उपस्थित है तो उसका भी रोल है, या फिर माइनस के चारों तरफ प्लस उपस्थित है तो इसका भी रोल है। कुल मिलाकर के अगर माइनस प्लस एक दूसरे के पास उपस्थित है तो इसका मतलब कि आयनिक यौगिक का निर्माण हुआ है। और आयनिक यौगिक का निर्माण किस वजह से हुआ है बाबू, तो कहता है कि दोनों के मध्य, दोनों आयनों के मध्य, दोनों आयनों के मध्य आकर्षण की अनुभूति होती है, या फिर दोनों आयनों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। ये भी कह सकते हो कि दोनों आयनों के मध्य आकर्षण बल, दोनों आयनों के मध्य आकर्षण कार्य करता है। मैंने क्यों लिखवाया इसको आकर्षण, मुझे पता है आप जानते हो, लेकिन तो बहुत सारे ऐसे लोग ये भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि अगर माइनस माइनस हो जाए तो प्लस प्लस हो जाए तो, क्योंकि उनको पता है, वो जानते हैं कि जो मैं बता रहा हूँ उस पर उनका ध्यान कम होगा, लेकिन क्या नहीं होने वाला उस पर ज्यादा ध्यान होगा। तो इसलिए मैंने बता दिया कि आयन अगर अपोजिट होंगे तो ही करे होगा, क्योंकि अगर आयन अगर सेम हो जाएंगे तो फिर तो रिपल्सन फोर्स हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल हो जाएगा बाबू। और जैसे ही प्रतिकर्षण बल हुआ तो फिर ठोस कहाँ से बना, इसका मतलब उसका विकेट गिर जाएगा। तो इसका मतलब साफ है कि अगर आप बात करते हो
आयनिक यौगिकों के, तो इसमें प्लस और माइनस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अर्थात इनके जो आयन है इनके मध्य आकर्षण बल के कारण ही किसी आयनिक ठोस का निर्माण होता है। इतनी बात अगर समझ में आई होगी तो आप तुरंत इसको 1 मिनट का 30 सेकंड का मैं समझ देता हूँ, तुरंत नोट करिए, तब तक मैं इसमें इंक डाल दूँ। चलिए, अब उम्मीद है कि आप लोग नोट आउट कर लिए होंगे। अब बात करते हैं बाबू विपरीत, अब बात करते हैं उपसहसंयोजन संख्या की। किसकी? उपसहसंयोजन संख्या की। तो आइए देखते हैं क्या कहता है उपसहसंयोजन संख्या। क्या होती है? तो कहता है किसी आयन के चारों तरफ उपस्थित विपरीत आवेशित आवेशों की संख्या को उपसंयोजन संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? किसी आयन के चारों, अगर कोई आयन लिए हो, अगर प्लस है तो उस प्लस के चारों तरफ अगर माइनस है तो आप उसको क्या बोलोगे? उपसहसंयोजन संख्या। अगर माइनस है उसके चारों तरफ प्लस है तो आप बोलोगे उपसहसंयोजन संख्या, या प्लस है उसके चारों तरफ अगर माइनस है तो भी आप क्या बोलोगे बेटा जी? तो भी आप बोलोगे उपसहसंयोजन संख्या। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि अगर आप आयनिक यौगिक के बारे में बात करते हो तो आयनों का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। उपसहसंयोजन संख्या के बारे में बात करते हो तो भी आयनों की इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इन जो आयन है, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना बाबू कि जो ये आयन होंगे कि इनका बहुत ज्यादा डिफरेंट संख्या होगा या फिर बहुत अलग होंगे। इसका मतलब कि इन आयनों के मध्य कुछ ना कुछ अनुपात होगा। कौन सा अनुपात भैया? तो कहता है कि यदि आयन है तो आप जानते हो कि एक प्लस होगा या एक माइनस होगा। अगर यह प्लस और एक माइनस होगा मेरे भाई, तो इनके मध्य अगर किसी परमाणु का निर्माण हो रहा होगा, अगर किसी यौगिक का निर्माण हो रहा होगा, तो याद करो कि मैंने आपको बताया था बाबू कि अगर आप इनके परमाणुओं की संख्या को गोला मान लेते हो तो इस गोला को हमने त्रिज्या बोला था। कुछ याद आया? याद आया? तो कहता है कि उसको आपने त्रिज्या बोला था। अरे मेरे भाई, अगर यह त्रिज्या है तो इसकी त्रिज्या होगी, तो बोलता है साहब आयनों की त्रिज्या होगी। तो कहता है कि अगर यह आयन की त्रिज्या होगी तो आयन तो एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। तो क्या कहता है, याद रखिएगा, और ये पिछली साल का आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा? त्रिज्या। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट त्रिज्या। क्या है भैया त्रिज्या अनुपात? तो कहता है धनायनों की त्रिज्या, धनायनों की त्रिज्या, धनायनों की त्रिज्या आर प्लस बोल सकते हो क्या? अरे बोलो, आर माने रेडियस, प्लस माने धनायन। तो धनायनों की त्रिज्या तथा ऋण आयनों की त्रिज्या, ऋण आयनों की त्रिज्या माने आर माइनस। तो धनायनों की त्रिज्या तथा ऋण आयनों की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात करते हैं। बोल सकता हूँ क्या? अरे बोलो, क्या बोल सकता हूँ बाबू? धनायनों की माने आर प्लस तथा आर माइनस, धनायनों की त्रिज्या तथा ऋण आयनों की त्रिज्या की अनुपात को त्रिज्या अनुपात या फिर त्रिज्य अनुपात कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो फिर से बताता हूँ, फिर से रिवीजन करता हूँ।
क्या कहता है आयनिक यौगिकों के बारे में? तो कहता है कि आयनिक यौगिक प्लस और माइनस से मिलकर बने होंगे। अच्छा, उत्सव संयोजन संख्या किसे कहते हैं? तो किसी भी आयन धन के चारों तरफ अगर माइनस हो जाए, माइनस के चारों तरफ प्लस आयन हो जाए तो उन्हीं की संख्या को उत्सव संयोजन संख्या कहते हैं। त्रिज्या अनुपात क्या कहता है? तो धन आयनों की त्रिज्या तथा ऋण आयनों की त्रिज्या के अनुपात को ही त्रिज्या अनुपात कहते हैं। जहां तक समझिए, फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लिए होंगे। अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आया तो बता देता हूं मैं आपको। आयनिक त्रिज्या किसे कहते हैं, आयनिक यौगिक कैसे कहते हैं, और उत्सव संयोजक संख्या। तो आयनिक यौगिक बाबू तो विपरीत आवेशों वाला जो यौगिक होगा आयनिक यौगिक होगा। उत्सव संयोजक तो किसी आयन के चारों तरफ, किसी आयन के चारों तरफ ये कह सकते हैं कि किसी आयनिक ठोस, किसी आयनिक ठोस, क्योंकि आप ठोस सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हो तो जैसे ही मैंने आयन में बोला तो हो सकता है कि आप पकड़ ले इलेक्ट्रोलाइसिस में भी चले जाए, तो इसलिए आप थोड़ा सा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। किसी आयन बोले जो ठोस होगा के चारों तरफ ऊपर विपरीत आवेशित आयन, विपरीत से आप समझ जाना। मैंने यहाँ पे बहुत चीजें शॉर्ट कर दिया है क्या? तो आप किसी आयन के चारों तरफ उपस्थित प्लस या माइनस, ठीक, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, आवेशों की संख्या को क्या कहेंगे? उत्सव संयोजन संख्या कहते हैं। त्रिज्या अनुपात आर प्लस तथा आर माइनस के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग आज की टॉपिक को बढ़िया से समझे होंगे। शेष बातें करेंगे कल हम बात करेंगे दोष के बारे में। कल दोष के बारे में बात करेंगे, जिसमें साक्कीय दोष, फ्रैंकल दोष बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि हर साल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टोइकोमेट्री, नॉन स्टोइकोमेट्री के बारे में हम बात करेंगे। तो कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ज्वाइन करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।